नमस्कार बच्चों, जैसा कि कल मैंने आपको आज सिलेबस बताया था क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का। तो आज हम क्लास 9th को सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे, जिसमें सबसे पहला जो चैप्टर जो खंड है पहला है हिस्ट्री। उसमें जो सबसे पहला चैप्टर है आपका वो है फ्रांसीसी क्रांति, यानी इंग्लिश में बोले तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रांति होती क्या है। जब किसी व्यवस्था में एक तीव्र गति से परिवर्तन होता है, वह एक प्रकार की क्रांति होती है, चाहे वो राजनीतिक हो या सांस्कृतिक हो या औद्योगिक हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, अदरवाइज किसी भी क्षेत्र में, यानी उसमें आमूलचूल जो परिवर्तन आता है वो एक हमारी क्या कहलाती है, क्रांति। क्रांति शब्द का जो सामान्य अर्थ है वो है तीव्र परिवर्तन। प्राचीन प्रथाओं और परंपराओं में तीव्र गति से आए परिवर्तन ही क्या कहलाता है, क्रांति। यानी जो हमारी प्राचीन प्रथाएं थी और जो परंपराएं थी, पहले जो लोग रहते थे वो किस प्रथा में जीते थे, उनके जीवन में क्या परंपराएं लागू थी, उस सारे संबंध में जो एक तीव्र गति से बहुत तेज़ी से जो परिवर्तन आया उसे हम कहते हैं क्रांति। तो क्रांति का अर्थ आप समझ गए। दूसरे शब्दों में दीर्घकाल से यानी बहुत लंबे समय से राजनीतिक, पॉलिटिक्स, सामाजिक यानी सोशल, आर्थिक, इकोनॉमिक जो कंडीशन होती है, दुर्दशा को झेल रही जनशक्ति का मतलब है जनता द्वारा जो व्यवस्था में अनायास आमूलचूल परिवर्तन कर देना ही क्या कहलाता है, क्रांति कहलाता है। अब देखिए, क्रांति के 3 प्रकार से क्रांति के कारण बनते हैं। ये 3 चीज़ें हैं जिनके कारण क्रांति हुई थी फ्रांस में। पहला है राजनीतिक कारण, दूसरा सांस्कृतिक और तीसरा औद्योगिक। राजनीतिक आप जानते ही हैं कि जो शासन का जो प्रभाव होता है, तो सत्ता जो होती है वो जनता के ऊपर कैसा अत्याचार करती है, कितने कर लगाते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये सारे अपनी कुर्सी बचाने के लिए या अपने को राजा घोषित करने के लिए, अपने को सर्वोपरि बनाने के लिए जो राजनीतिक जो लोग होते हैं वह उस राज्य की जनता को क्या करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। तो एक ये कारण पहला है इसमें राजनीतिक कारण। सांस्कृतिक कल्चर क्या थी, किस तरह लोग अपनी संस्कृति का पालन करते थे, या जो सामंतवादी थे या बड़े लोग थे, पैसे वाले लोग थे या राजा थे, वो किस प्रकार की संस्कृति पर जीने के लिए जनता को मजबूर करते थे। तीसरा औद्योगिक क्रांति, यानी उद्योग धंधे जो होते हैं उसमें जो तीव्रता से परिवर्तन होता है वो औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत आता है। तो यानी कहने मतलब है कि राजनीतिक क्रांति का मतलब है कि राजनीति में आए तीव्र गति से परिवर्तन। सांस्कृतिक क्रांति का मतलब है कि सांस्कृतिक जो उस राज्य या उस देश की संस्कृति में आए तीव्र परिवर्तन, और उद्योगों में आए तीव्र परिवर्तन को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। क्रांति रक्तहीन भी हो सकती है और रक्त रंजित, दोनों प्रकार से जन्म ले सकती है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रांस की क्रांति की पृष्ठभूमि। उस समय विश्व में उपजे स्वतंत्रता, समानता और मानवाधिकारों की गूंज फ्रांस की क्रांति के रूप में सुनाई पड़ी। यानी पूरे विश्व में सबसे पहले जो क्रांति की गूंज सुनाई पड़ी थी वो कहाँ सुनाई पड़ी, फ्रांस में, जो कि 1789 ईस्वी में फ्रांस में जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक उथल पुथल का हुआ दौर चला, इतिहास में फ्रांस की क्रांति से नाम जाए। कहने मतलब है कि 1789 में सबसे पहले विश्व के अंदर सबसे पहले फ्रांस में वहाँ की राजनीति में, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था में और सामाजिक व्यवस्था में जो तीव्र गति से परिवर्तन आया है उसे हम कहते हैं फ्रांस की क्रांति। ठीक, फ्रांस में फैली जो राजनीतिक
गंदगी और दोषपूर्ण सामंतवादी ढांचे ने वहाँ जन सामान्य को क्रांति की ओर आकर्षित कर दिया। 18वीं शताब्दी का फ्रांस निरंकुश और स्वेच्छाचारी सम्राटों के शासन के दौर से गुजर रहा था। निरंकुश का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा जनता का शोषण करते हैं और अपनी इच्छा था, स्वेच्छाचारी अपनी इच्छा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो उस समय राजा और सामंतवाद विलासिता का जीवन जी रहे थे, यानी विलासिता बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे। और जो सामान्य जनता थी वह भूख से यानी रोटी रोटी के लिए पुकार रही थी, यानी इतनी भुखमरी थी। लेकिन वहाँ के जो सम्राट थे या राजा थे उन्हें अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी के अलावा और अपनी स्वेच्छाधारी ज़िंदगी के अलावा कुछ नहीं था। और वहाँ की जनता क्या कर रही थी, त्राही कर रही थी फ्रांस की। तो जब ऐसी घटनाएं घटित होती हैं तो जब लोगों में फिर क्या आता है, एक आक्रोश आता है। तो वह एक बहुत बड़ी संख्या में लोग उसके प्रति आवाज़ उठाते हैं, तो वह एक बन जाती, एक क्रांति का वह रूप लेती है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रांस की क्रांति का शुभारंभ कैसे हुआ। तो फ्रांस जो था उसकी जनसंख्या में क्या हो रहे थे, तीव्र गति से वृद्धि हो रही थी। जब किसी देश की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होगी और उसके अकॉर्डिंग उस देश में जो संसाधन है वो तीव्र गति से नहीं बढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या फैलेगी, बेरोजगारी, भुखमरी फैलेगी। ऐसा ही हाल था कुछ फ्रांस का, यानी फ्रांस की जनता थी, जनसंख्या थी वो तीव्र गति से बढ़ रही थी। उसके अपेक्षा जो वहाँ का जो खाद्यान्न उत्पादन उतनी तीव्र गति से नहीं बढ़ पा रहा था, यानी रोटी का मूल्य आसमान को छूने लगा था। यानी रोटी खाने के लिए उसकी बहुत ऊंची कीमत लोगों को अदा करनी पड़ रही थी, जबकि मजदूर दर के अनुरूप नहीं बढ़ रही थी। यानी महंगाई ज़्यादा थी और आमदनी जो थी लोगों की वो थी उसके अकॉर्डिंग कम। प्राकृतिक आपदा के रूप में सूखा, ओला फसलों को चौपट करके लोगों के समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न कर रहा था। यानी उस समय जब फ्रांस के अंदर प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही थी, सूखा पड़ना या ओलावृष्टि होने जिसके कारण लोग अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान हो रहे थे। उसके साथ साथ प्लस जो महंगाई बढ़ रही थी उससे भी लोगों में भुखमरी फैल रही थी। यानी जनता में वहाँ की में निर्धनता और संपन्नता के बीच बहुत चौड़ी खाई होती जाती, यानी निर्धन, यानी लोग बहुत ज़्यादा निर्धन हो गए थे, संपन्नता उनकी खत्म होती जा रही थी। निर्धन किसान का मतलब धनहीन किसान, और मजदूर धनवानों के मकड़ जाल में फंसकर तिलमिलाए थे। और आपने अक्सर देखा है जब व्यक्ति जब बेरोजगार होता है या गरीब होता है, उसके बाद धन नहीं होता, तो जो बड़े बड़े सामंतवादी लोग होते हैं, राजा होते हैं, तो उन्हें अपने जाल में उन्हें फंसा लेते हैं। तो वह लोग बड़े परेशान थे उस समय। कहावत है कि शैतान को जितना दोगे उसकी आकांक्षा उतनी ही बलवती हो जाएंगी। यानी जो पैसे वाले लोग थे, जो गरीब लोगों का शोषण कर रहे थे, तो आप उनको कितना भी पैसे दोगे तो वो क्या करते हैं, उनकी इच्छा और बढ़ती चली जाती है। इसीलिए ये शैतान शब्द का प्रयोग किया गया है इस दोहा के माध्यम से। वर्तमान फ्रांस सौंदर्य, कला, साहित्य और संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। यानी आज का जो फ्रांस, वर्तमान फ्रांस, यानी खूबसूरती, कला, साहित्य और जनसामान्य के संस्कृति प्रतीक माना जाता है। उस काल में खाद्य दंगों, अन्नाभाव में मरते लोगों, बढ़ते मूल्यों, दुर्लभ जन व्यवस्था के कारण जनसामान्य के आक्रोश की अग्नि को भड़काने में सक्षम था। यानी जो आज जो वर्तमान प्रेजेंट में जो फ्रांस है वहाँ पे सौंदर्य की कमी नहीं, कला वहाँ की बहुत अच्छी है, साहित्य और संस्कृति का प्रतीक पूरे विश्व में माना जाता है। लेकिन उस समय का जो फ्रांस देखें तो वहाँ पर खाद्यान्न की कमी थी, दंगे हो रहे थे, अन्न का अभाव था, लोग मरते थे, भूखे मर जाते थे। बढ़ते मूल्य और दुर्लभ जन स्वास्थ्य के कारण जन सामान्य में आक्रोश की अग्नि को भड़काने में सक्षम था। जब इंसान जब खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो लोग भूखे मरने लगेंगे और मूल्य बढ़ते जाएंगे, तो फिर व्यक्ति क्या करते हैं, एक सामान्य लोगों में एक जागृति आता है और एक आक्रोश उसके प्रति वहाँ का जो राजा होता है या वहाँ की सरकार होती है उसके प्रति गुस्सा लोगों का फूटता है। लुई 16वें ने करों में भारी वृद्धि करके जनता की क्रोधानदी में खीर डाल दिया। तो वहाँ का जो शासक था जो लुई 16वां, जब एक तो ऐसी कंडीशन थी फ्रांस में कि वहाँ पर भुखमरी पड़ रही थी, रोजी रोटी के लिए परेशान थे, सूखा पड़ती थी, अकाल पड़ता था, उसके बावजूद भी वहाँ का जो राजा था उसने क्या किया, जो टैक्स जो जाता है उसके किसानों पर, मजदूरों पर टैक्स की वृद्धि बढ़ा दी हो।
तो वह तो जब वृद्धि बढ़ जाएगी तो वहाँ की जनता फिर और क्या हो गई, और ज़्यादा दुखी होने लगी, उसका और ज़्यादा शोषण होने लगा। तो इस कारण से वहाँ पर जब राजाओं के अत्याचार, सामंतवादी जो पूंजीपति लोग थे उनके अत्याचार के कारण लोगों में एक क्रांति जैसी भावना का शुभारंभ हुआ, जो कि वहाँ के सामंतवादी या हम कह सकते हैं धनवान लोगों के प्रति या राजाओं के प्रति जनता में क्या हुआ, उत्पन्न आक्रोश। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब एक फ्रांस की क्रांति के कारण, अब मैं आपको नॉर्मली जनरल बताता हूँ। पहला कारण है राजनीतिक कारण, यानी राजनीतिक कारण के अंदर है राजाओं की स्वेच्छाचारिता, यानी फ्रांस के राजाओं में निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता के कारण फ्रांस की स्थिति को दुखद और दयनीय बना। यानी वहाँ के राजा कैसे थे, निरंकुश थे, यानी कुछ भी दया दृष्टि उनके अंदर नहीं थी और अपनी स्वेच्छा से सारे कार्य वो करते थे, जिससे कि स्थिति वहाँ की बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई। जनता की स्थिति कितनी खराब होगी, बहुत ज़्यादा दुखद होगी। दूसरा राजाओं की विलासिता, जो फ्रांस के राजा और उच्च वर्ग के लोग अपने ऐशो आराम पर पानी की तरह धन बहाकर विलासिता का जीवन जी रहे थे, जबकि करों के भार और निर्धन ताकि मार झेल रही जनता को इससे छुटकारा पाने का सरल मार्ग क्रांति के रूप में दिखाई पड़ा। यानी वहाँ के राजाओं को अपनी जनता की चिंता नहीं थी, वो अपने ऐशो आराम में मस्त थे और जनता वहाँ की त्राही त्राही कर रही थी, भूख से व्याकुल हो रही थी, परेशान हो रही थी। फिर उनके पास केवल यही साधन नज़र आया कि अब इनके खिलाफ क्या किया जाए, क्रांति की जाए। दूसरा स्वतंत्रता का, वहाँ की जनता को क्या नहीं था, स्वतंत्रता का अभाव नहीं था, या स्वतंत्रता नहीं थी। जैसे कि आज के लोकतंत्र में हर व्यक्ति को क्या मिली है, स्वतंत्रता। आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कुछ भी आप कार्य कर सकते हैं, किसी कार्य में कहीं पर नौकरी कर सकते हैं, जैसी आपकी योग्यता है। लेकिन उस समय में वहाँ की जनता को स्वतंत्रता का भी अभाव था। देखिए फ्रांस की जनता को नाम मात्र की राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त थी, जबकि उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं थी, यानी उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी नहीं थी। राजा और दरबारी जब चाहे किसी को भी बंदी बना लेते थे और फ्रांस की जनता की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पाने की चाहने भी उन्हें, जब वहाँ के लोगों को, जब राजा जो थे वहाँ के या उच्च वर्ग के जो लोग थे वहाँ के लोगों को कभी बंदी बना लेते, तो यह भी कारण था जब उन्हें स्वतंत्रता पूरी तरह प्राप्त नहीं थी। तो यह भी फ्रांस की क्रांति का कारण था। दूसरा दोषपूर्ण शासन प्रबंध। फ्रांस का शासन प्रबंध बड़ा पक्षपातपूर्ण और दोषों से भरा था। वहाँ समाज के पृथक अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग न्यायालय और कानून थे, यानी वर्गों में भी क्या थे, अलग वर्ग के लिए अलग कानून और अलग समाज के लिए अलग न्यायालय थे। दोषपूर्ण शासन प्रबंध से दुखी होकर भी जनता ने वहाँ पर क्या है, क्रांतिकर जोश आपस में एकत्रित किया और उसके प्रति क्रांति की। सैन्य असंतुलन, लगातार युद्धों में फंसे रहने के कारण फ्रांस की सैन्य व्यवस्था क्या हो गई थी, बिगड़ गई थी। यानी दयनीय दशा ने सैनिकों में असंतोष उत्पन्न कर दिया था। सैनिक भी इससे बचाव का एकमात्र उपाय क्रांति ही समझते हैं। लगातार युद्ध हो रहे थे तो सैन्य व्यवस्था ही वहाँ की क्या हो गई थी, खराब हो गई थी, और वहाँ के जो सैनिक थे उन्होंने भी क्रांति करना ही एकमात्र उपाय सोचा। अगला नेक्स्ट, दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था। वहाँ की जो व्यवस्था थी कैसी, न्याय व्यवस्था कैसी सी, दोषपूर्ण थी। यानी फ्रांस की तत्काल न्याय व्यवस्था दोषों से पूर्ण है। यानी आज की जो फ्रांस की न्याय व्यवस्था है उसमें दोषों से पूर्ण है। न्याय व्यवस्था बहुत महंगी होने के कारण जन सामान्य की पहुँच से बहुत दूर थी। यानी उस समय अगर किसी व्यक्ति को न्याय चाहिए था तो वहाँ की न्याय व्यवस्था कैसी थी, बहुत महंगी थी। जो जन सामान्य, जो लोग रोटी के लिए तरस रहे थे, तो वो आप अनुमान लगाइए कि अपना न्याय दिलाने की जो महंगी और हो तो वो कैसे उन्हें न्याय मिल पाएगा। सुयोग्य न्यायाधीशों के अभाव में न्याय विभाग पंगु हो गया था, यानी अच्छे न्यायाधीश नहीं थे। फ्रांस की न्याय व्यवस्था का सबसे प्रमुख दोष पक्षपात था, यानी जिसके हाथ जो उच्च वर्ग के लोग थे उनको न्याय उनके फेवर में जाता था। इसके अनुसार कोई भी कुलीन दरबारी विरोधियों को दंडित कराने का अधिकार रखता था। फ्रांस की दंड व्यवस्था ही पक्षपातपूर्ण थी। एक ही अपराध के लिए उच्च वर्ग को कम तथा निम्न वर्ग को अधिक कठोर दिया था। यदि अगर किसी उच्च वर्ग के व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसको तो कम सज़ा मिलती थी, और निम्न वर्ग के ने अपराध किया तो उसे बहुत कठोर दंड दिया जाता था। तो आज इतना ही। अब मैं कल बताऊंगा फ्रांस की क्रांति के कारण का दूसरा बिंदु,
सामाजिक कारण। तो यानी आप फ्रांस की क्रांति क्या होती है उसके बारे में जान गए, फ्रांस में क्रांति का उदय इसके बारे में जान गए, और फ्रांसीसी क्रांति की जो पृष्ठभूमि थी उसके बारे में जान गए, फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारण आप जान चुके हैं। आज हमें जो होमवर्क में करना है, आपको पेज नंबर 16 पे जो मात्र एक प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई, केवल आपको पहले ये लर्न करना है, याद करना है, उसके बाद आपको इसे अपनी नोटबुक में लिखना है। उसके बाद आप एक नोट्स बनाएंगे, सबसे जब नोट्स बनाएंगे उसमें आप लिखेंगे क्रांति क्या होती है, यानी विषय परिवेश, ठीक। उसके बाद फ्रांस की क्रांति की पृष्ठभूमि उसमें आ गई, और फ्रांस की क्रांति जब हुई थी उसकी जो डेट है यानी 1789। थोड़ा सा वर्क करेंगे, उसे साथ के साथ याद करेंगे, तब उस कार्य को आप पूरा करेंगे। इसके जहाँ तक ये मैंने पढ़ाया है उसके बाद आप सेल्फ रीडिंग करेंगे इस चैप्टर की, ताकि जब मैं कल आपको समझाऊँ तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाए। ओके बेटा।